हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो जल्दी से जुड़िए आज की इस क्लास में। आज हम लोग बेहतरीन टॉपिक एक दिख रहा होगा आपको थंबनेल में कि सोशल साइंस के 5 वैसे सवाल है ना, 5 वैसे प्रश्नों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। और देखिए आज का हमारा जो पहला जो सवाल है वो काफ़ी बेहतरीन है और बहुत ही ज़्यादा प्रीवियस ईयर सवाल आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सवाल हमारा है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए सवाल को समझिए और इसके जवाब को आप लोग ध्यान से सटीक तरीके से समझिएगा। इसका जवाब क्या होगा, देखिए कि जब किसी देश की कुल आय में, आय का मतलब हुआ जो जो उसका इनकम होता है, आय होता है ना, जो वो कमाता है। तो जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या यानी उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल, भागफल कहने का मतलब हो गया परिणाम आता है, उसे उस देश का या उसका प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, और इसे औसत आय भी कहा जाता है और इसे हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, और उसके बाद आपको एक फार्मूला यहाँ पे दिखेगा, ये वाला दिख रहा होगा आपको कि प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की या देश का कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या, है ना। तो आप इसका जो परिभाषा है वो दो तरीके से दे सकते हो। अगर आप मान लीजिए सिर्फ इतना ही याद रख लोगे, ये वाला ही, मात्र ये बॉक्स वाला, तो आपको इसका परिभाषा रटना नहीं पड़ेगा, हमें पता चल जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है जी। तो देश की कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या, है ना, इसे ही हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। क्लियर है एकदम। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो इस टॉप 5 प्रश्नों को आप जरूर पढ़कर जाइएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में, है ना। इससे 3 या 4 सवाल आपका कन्फर्म इस बार बनेगा बोर्ड एग्जाम में। तो कोई भी बच्चे इग्नोर नहीं करेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना। चलिए सवाल क्या है कि वन का पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। और ये एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है और इसका जवाब देखिए क्या होगा कि वन प्रकृति का अनुपम उपहार है जिसके आंचल में मानव आदि काल से ही पोषित होता रहा है। और वन जलवायु का सच्चा मानक होता है और एक तरफ वन की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरे को रोकती है तो दूसरी तरफ अच्छी वर्षा भी कराती है। ठीक है, देखिए वन का लाभ यानी पर्यावरणीय महत्व का मतलब हो गया कि पर्यावरण के रूप में इसका क्या महत्व है, क्या लाभ है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें पढ़ना है कि यह वन्य प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करती है तथा वन्य प्राणियों के साथ ही मानव को भी अनेक आवश्यक जीवन दायिनी वस्तुएं देती है और जीव मंडल में जीवों और जलवायु को संतुलित स्थिति प्रदान कर संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में यह सर्वाधिक योगदान देता है ना। तो ये था हमारा एक सटीक सा जवाब, थोड़ा सा बड़ा पड़ गया ये, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से समझ लीजिएगा इसके आंसर को और आप लोग अच्छे से इसको पढ़कर चले जाइएगा, है ना। ये हो गया वन का पर्यावरणीय महत्व, यानी हमारे पर्यावरण में वन का क्या महत्व है। ये काफी अच्छा सवाल है, कई बार बोर्ड एग्जाम में बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे सवाल पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। ठीक है, सवाल क्या है हमारा, बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, तो चलिए सवाल हमारा क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। एक बेहतरीन सवाल और इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में। तो आपको बतलाना वहां पर आंसर में कि ऐसी कंपनी जिसकी उत्पादन तथा व्यापारिक गतिविधियां एक से अधिक देशों में फैली हो, है ना, जिसका जो प्रचार प्रसार है वो एक से अधिक देशों में फैला हुआ हो, वो क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। जैसे देखिए कंपनी का नाम कुछ दिया गया है, फोर्ड मोटर्स, ये सब फेमस कंपनी है, कोका कोला, पेप्सी, टाटा मोटर्स,
ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। याद हो गया सही ढंग से कि ऐसी कंपनी जिसकी उत्पादन तथा व्यापारिक गतिविधियां कहने का अर्थ हुआ व्यापार का जो वो होता है ना स्रोत, यानी कि व्यापार वो करते हैं दूसरे देशों से भी, दूसरे, ठीक है। तो इसमें देखिए और नीचे पढ़ना है कि लाभ के उद्देश्य से ये उन देशों में कारखाने स्थापित करती हैं जहां सस्ता श्रम एवं संसाधन उपलब्ध होता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी का ये सटीक सा एक आंसर हुआ। अगले सवाल पे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखिए दिख रहा होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। काफी अच्छा सवाल है कि सामान्य अर्थ में सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। और ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि सहकारिता का अर्थ क्या होता है, तो क्या बतलाइएगा, मिलजुल कर कार्य करना। लेकिन देखिए इसमें दिया है कि लेकिन अर्थशास्त्र में सहकारिता की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हमारा शुरू है कि सहकारिता वह संगठन है, अर्थशास्त्र के अनुसार, ठीक है, कि सहकारिता वह संगठन है जिनके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। और इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करता है, मिलजुल कर कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आंसर। और ऐसे अगर नॉर्मली में आप कहिए तो सहकारिता का अर्थ क्या होगा बाबू, मिलजुल कर कार्य करना, है ना। चलिए याद कर लीजिएगा और बेहतरीन सा ये टॉपिक है, इसको आप लोग कवर करे रखिएगा। और आज के हमारे टॉपिक का सबसे अंतिम और सबसे बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था और भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। एक काफ़ी अच्छा सवाल है आपके इस बोर्ड एग्जाम के लिए, इस बार के लिए। और कई बार बोर्ड एग्जाम में ये बना भी है, हमारे इतिहास के टॉपिक का ये बेहतरीन सवाल है। तो आप लोग रट के जाइएगा, समझ के जाइएगा। जिन बच्चों को नोट्स परचेस करना हो, हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे दिख रहा होगा, है ना। और जो भी न्यू स्टूडेंट है हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन का गठन आखिर क्यों किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव हुआ। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, ठीक है, किसके नेतृत्व में, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की स्थापना की। और इसके सभी 7 सदस्य जो थे ना, वो कौन थे, यहाँ पे देखिए गौर करने वाली बात है, अंग्रेज थे। और इस कमीशन का उद्देश्य क्या था, संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। और इस कमीशन में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, है ना। मेन रीजन देखिए यहाँ पर, सबसे पहला रीजन था कि इसमें सभी 7 सदस्य कौन थे जी, अंग्रेज थे। और इसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, यही तो मेन रीजन था, जिसके कारण भारत में साइमन कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। तीव्र का मतलब बहुत ही ज्यादा तेजी से इसका विरोध हो गया। सभी भारतवासी जो है ना इस पर विरोध उठा दिए। इसीलिए साइमन कमीशन जो है ना गठन क्यों किया गया पता ही है ना। और इसका विरोध भारतीयों ने कर दिया। गठन क्यों किया गया था, देखिए हमने अभी बतलाया कि इसकी स्थापना जो है ना, वो देखिए संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था इसके गठन का मुख्य उद्देश्य। क्लियर है, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो अच्छे से इसका सटीक आंसर आप लोग लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और अगर जो भी बच्चे हमारे चैनल पे जुड़े हैं न्यू वो हमारे सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ड्रीम क्लासेस पर आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और इसी तरह हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए।